देश इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हम सबको मिलकर रहना है, क्योंकि एकजुट होकर ही हम कोरोना जैसी महामारी को हरा पाएंगे। दूसरी लहर में कैसे कोरोना ने तबाही मचाई है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके आगे अब क्या? क्योंकि कोरोना तो अब शहरों से निकलकर गांव तक पहुंच चुका है। इससे कैसे बचेंगे? अगर तीसरी लहर आने वाली है उससे कैसे बचा जाए? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त दुनिया के 3 बड़े शहरों से 3 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिटेन के बकिंघम से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु जैनर और ब्रिटेन के ही लंदन से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय तावलीकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं सबसे पहले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु जैनर का रुख करना चाहूंगी, इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी बहुत जल्द आएगी और वो बच्चों को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। ऐसे में डॉक्टर रेणु जैनर क्या करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको तो मास्क भी नहीं लगाया जा सकता, क्या करें? थैंक यू, आपने मुझे आज ये मौका दिया है। बहुत मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, और बच्चों पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। इनफैक्ट बहुत छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये है समझना कि उनको हमेशा बुखार या खांसी या उस टाइप के सिम्टम्स नहीं होंगे। उनको गट के सिम्टम्स जिसमें कि उल्टी, दस्त, वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उनका ध्यान रखा जाए। रही बात मास्क की, 4 साल से ज्यादा एज अगर बच्चे की है तो आप मास्क लगा सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन उनके लिए कौन सी है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। 12 इयर्स तक ऑनवर्ड्स देने में कोई नुकसान भी नहीं पाया जा रहा है, बट आई वुड वेट। अगस्त सितंबर में हमें रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अवेयरनेस रहे। और बाकी अगर फैमिली मेंबर्स वैक्सीनेटेड हैं तो उससे और जो कम्युनिटी है उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। जी, ब्रिटेन के ही लंदन से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय तावलीकर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय, प्रेगनेंसी में अगर मां को कोविड हो जाता है तो किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए? क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोविड नहीं है तो क्या वैक्सीन लगवाना सुरक्षित होगा मां और बच्चे दोनों के लिए? धन्यवाद। ये बात है कि प्रेगनेंसी में कोविड होने पे आपको वही सारे ट्रीटमेंट के और डायग्नोसिस के वही सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमन या नॉन प्रेग्नेंट पर्सन के लिए लेते हैं। ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में पहले ही सांस लेने में और बाकी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस से रिस्क ज़्यादा रहती है जब इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना, जल्दी डॉक्टर की सलाह लेना, जल्दी हॉस्पिटल्स में जाना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीनेशन की जो बात आती है तो वैक्सीनेशन के हिसाब से प्रेगनेंसी एक सेफ है वैक्सीन लेने के लिए। जो भी वैक्सीन अब तक मंजूर हुए हैं, जो इनएक्टिव वैक्सीन हैं, सो इसका डायरेक्ट कोई बेबी पे असर नहीं होता है। तो ऑल द वैक्सीन्स mRNA हो नहीं तो एस्ट्राजेनेका हो, क्वाइट सेफ हैं। अभी तक तो यहाँ पे दोनों वैक्सीन्स ऑफर किए जा रहे थे क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है mRNA वैक्सीन का तो वो पहले देना चाहिए, वो पहला प्रेफर्ड ऑप्शन है। नहीं तो आप कोई भी वैक्सीन, क्या आप इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? mRNA वैक्सीन कौन सा है? mRNA तो फाइजर और मॉडर्ना दो वैक्सीन हैं जो mRNA की काम करते हैं, और एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, नहीं तो वायरल वेक्टर हैं। तो वो थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन हैं। अभी तक तो डेटा से ये पता चलता है ये प्रेगनेंसी में सेफ हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में फाइजर के वैक्सीन या mRNA के वैक्सीन कंप्लीट ट्रायल्स हो चुके हैं, और उसको कंपेयर किया जाए अगर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से, तो यहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग की जो रिस्क की बात की जा रही थी, इसी के वजह से यूके में अभी तक ये किया गया है कि अगर आपको पहले अगर फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन प्रेगनेंसी में मिलती है, आपको वो ऑप्शन मिलता है तो वो दें, क्योंकि ताकि ये जो भी कोई 1 in 250,000 छोटा सा रिस्क है ब्लड क्लॉटिंग का, वो नहीं हो सके। पर अगर वो नहीं मिलती है तो तभी भी आप कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ले, क्योंकि आपके बेनिफिट्स बहुत बहुत ज्यादा हैं और रिस्क बहुत बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं रुक करना चाहूंगी अमेरिका के न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल का। डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिका में फाइजर को 12 साल से 16 साल के बच्चों के लिए इजाजत भी मिल गई है, वहां लगनी शुरू हो जाएगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी क्या वैक्सीन आने वाली है जल्दी?
आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है म्यूट किया हुआ है आपने अपना। जी डॉक्टर नमस्कार, थैंक यू। कैन यू हियर मी? जी, अब आपने अपनी वॉल्यूम क्या ऑन आपको कर मेरी दी। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है डॉक्टर साहब। हेलो। जी डॉक्टर धीरज, मैं सुन सकती हूँ नमस्कार, आपको। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, जैसे मैंने कुछ महीने पहले इस पे बात की जी जैसे कि कुछ महीने पहले मैंने इस पे बात की थी कि फाइजर का ट्रायल चल रहा है और उसके एक्सीलेंट 100% प्रोटेक्शन आया है। एक्चुअली एडल्ट से ज्यादा अच्छा बच्चों के अंदर रिजल्ट आया है। 100% बच्चों के अंदर कोई भी सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। 100% बच्चों के अंदर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, मोर्टेलिटी नहीं हुई। तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है फाइजर की। अप्रूवल 10 तारीख को आ चुका है और लगनी आजकल में शुरू भी हो जाएगी। नंबर 2, मॉडर्ना का रिजल्ट भी आने वाला है कुछ ही वीक्स के अंदर इसी एज ग्रुप का। और 5-6 महीने से 12 साल के बच्चों की जो 2 ट्रायल्स चल रही हैं, वो कंक्लूसिव रिजल्ट आई थिंक अगस्त या जुलाई के अंदर आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, प्रीलिम डाटा अगर आप देखें तो अच्छे नंबर्स, अच्छी एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं। मुझे लगता है उसमें भी अप्रूव होगा। ये बात जानना जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी वैक्सीन यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया रिस्क वर्सेस बेनिफिट बहुत अच्छा एफिकेसी है। थोड़ा सा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि पहले तकरीबन 65,000 लोगों में से 2.5 लाख लोगों में से एक आदमी पहले क्लॉट दिखा रहे थे, उसके बाद 65,000, अब 25,000। तो एस्ट्राजेनेका के अंदर कहीं ना कहीं क्लॉट के इश्यूज हैं जो कि प्रेगनेंसी में हाई रिस्क हो जाता है। इसलिए उसको अवॉइड करते हुए mRNA वैक्सीन यहाँ पे एस्ट्राजेनेका अभी तक अप्रूव नहीं है, लेकिन दूसरे देश भी प्रेफर कर रहे हैं कि नॉन एस्ट्राजेनेका को हाई रिस्क क्लॉटिंग पेशेंट्स में दिया जाए। ये जानना जरूरी है। लेकिन बच्चों के लिए 2 वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली हैं, एज 6 to 12। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर रेणु आपसे कि अब बच्चों को अगर ये वैक्सीन लग जाती है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, या बच्चों को ये कैसे समझाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वैक्सीन लगती है तो जब बड़े लोगों को भी फीवर आ रहा है तो बच्चों को भी फीवर आ रहा है, तो उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाए बच्चों के साथ खास तौर पर? देखिए, मैं अगर एक मैसेज दे सकूं सबको तो ये है कि जो साइंटिस्ट का बेस्ट गिफ्ट इन वर्ल्ड को दिया गया है वो है वैक्सीन जी। और बच्चों को तो हमें इतना एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन का। आप सोचिए, छोटे बच्चों को तो हम उनके कंसेंट भी नहीं लेते हैं, पेरेंट्स ले जाके उनको इंजेक्शन दे देते हैं। बिल्कुल। और इसमें अगर उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज कि थोड़ा बुखार हुआ किसी को, या हल्का किसी को जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहां पे थोड़ा दर्द हुआ, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैक्सीन will be useful. AstraZeneca का, as other 2 speakers have said, higher risk है क्लॉटिंग का, तो उसमें जो कोविशील्ड है पर उसको भी मैनेज किया गया है 8 in a million, जो कि बहुत कम रिस्क है। और उसमें भी अगर उसको सही से फ्लो चार्ट देखें आप, अगर हेडेक है तो बहुत कम चांस है पर उसको मैनेज हो जाएगा। और बच्चों को अगर हम एज एन एडल्ट हम एग्जाम्पल सेट करें कि हम ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं होगा। ऑफकोर्स यू कांट ट्रीट देम एज यंग एडल्ट्स। हम कहते हैं बच्चों का अलग स्टडीज होने चाहिए और इसीलिए ट्रायल्स चल भी रहे हैं यूएस में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को एग्जाम्पल सेट करें। खुद अगर हम वैक्सीन लेंगे तो बच्चे भी लेंगे। ठीक है। डॉक्टर विजय, प्रेगनेंसी में अगर इस तरीके की वैक्सीनेशन करने की बात कही जा रही है, डॉक्टर सेफ मानते हैं, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, यानी जो पहले 3 महीने होते हैं, वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो ये वैक्सीन किस समय तक लगवा लेनी चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला को? जैसे मैंने पहले भी कहा, ये वैक्सीन्स जो अब तक अप्रूव किए गए हैं ये इन वैक्सीन्स हैं, इनमें लाइव वायरस नहीं है जो रेप्लिकेट हो सकता है बॉडी में। तो आप कभी भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ तो बॉडीज हैं, उन्होंने कहा कि आप 3 महीने रुक सकते हैं, 12 वीक्स तक रुक सकते हैं, जिसके बाद आप ये वैक्सीन लें। क्योंकि अगर आपको कुछ ब्लीडिंग हो जाती है, मिसकैरेज के चांसेस है, तो इस वक्त पे ये वैक्सीन का स्ट्रेस शायद कोइंसिडेंटली एक साथ हो सकता है। पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वैक्सीन लेना नहीं चाहिए। जैसे हालात हम अभी देख रहे हैं, कोरोना इतना खतरनाक डिजीज है, मेरे हिसाब से स्टेज पर प्रेगनेंसी की हो, अर्ली स्टेज हो नहीं तो लेट हो, आप जाएं, जब आपको वैक्सीन ऑफर होता है तभी जाके वैक्सीन लें, ये बहुत सेफ है। ठीक है। डॉक्टर धीरज कौल,
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज सामने आए, उन्होंने मास्क उतारा और उन्होंने कहा कि अब मास्क लगाने की ज़रूरत अमेरिका में नहीं है जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। क्या ये फैसला आप सही मानते हैं? क्योंकि बहुत जल्दबाजी नहीं होगा, दूसरी तीसरी चौथी लहर भी आ रही है और वैक्सीन जो है वो सिर्फ मोर्टेलिटी रेट को या उस बीमारी की सीवियर उसको कम कर रही है। खतरा तो है ही है कोरोना से। मैं इस पर भी जानना चाहूँगी क्योंकि भारत में भी अब लगातार मामले जिस तेज़ी के साथ बढ़े हैं दूसरी लहर में, तो उसके बाद ये सवाल वाजिब है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, ये जानना जरूरी है कि जब तक 70% आबादी पूरी वैक्सीनेटेड ना हो, हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती। हम 1 साल से इस पे बात कर रहे हैं। अभी भी अमेरिका के अंदर 37% पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड, 48% आर पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को इस समय सही नहीं मानता कि आप मास्क उतार के पब्लिक गैदरिंग करिए। लेकिन इनिशियली ओपन डोर में, क्योंकि सीडीसी की ये रिकमेंडेशन पे हो रहा है, सीडीसी ने ये देखा है कि अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में है तो अब ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी नहीं है, तो हम मास्क उतार सकते हैं। लेकिन हम एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइज अभी भी कर रहे हैं टू फॉल कॉशन। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी लेटर ऑन। और दूसरा ये जानना जरूरी है, जो वर्ल्ड के अंदर रेयर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में भी हूँ, जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं वो फैल रहे हैं, सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। कुछ यूके में भी देखे गए हैं, कुछ अमेरिका में भी केसेस हमारे पास आए हैं। हमारे आईसीयूज के अंदर कई लोगों की डेथ हो चुकी है। डबल वेरिएंट और ट्रिपल वेरिएंट आ चुके हैं। तो वो डबल वेरिएंट और ट्रिपल वेरिएंट अगर आप लैब का डाटा फॉलो करें तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्योंकि ये वैक्सीन हमने पिछले साल की बनाई है, पिछले साल के वायरस को ध्यान में रखते हुए, तो वैक्सीन एस्केप 20, 30, 10%, 15%, डिपेंडिंग आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर एलॉबरेट कर सकता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड नहीं है रेयर वेरिएंट से, जिसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इसलिए हर साल बूस्टर डेवलप करके लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट विल बी प्रीमैच्योर टू पुट योर गार्ड डाउन, और हम सबको इस पे अवेयरनेस बढ़ा। और एक बात और बोलना चाहूंगा, भारत के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वैक्सीन के खिलाफ पहले भी कैंपेन चला था, अभी भी चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ हमें बढ़ चढ़ के आवाज उठाने की, जैसे सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं। डॉक्टर धीरज, अब इतना डर है इस समय और इतना ज्यादा ये कोरोना फैल रहा है कि अब लोग वैक्सीन को लेकर इनफैक्ट बहुत जागरूक हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लगे। तो डॉक्टर धीरज, आईसीएमआर हमारे यहाँ ये कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अमेरिका में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले थे? क्या प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आप सहमत हैं? क्योंकि अभी हमारी आबादी जो है उसको लग नहीं पाई है वैक्सीन, तो हम अभी कोरोना से जूझ ही रहे हैं। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या है अमेरिका का रुख? देखिए, सबसे पहले तो प्लाज्मा थेरेपी पे आई थिंक इनिशियली मैंने आप ही के शो पे अप्रैल 2020 पे बात की थी। तब स्टडीज हमारे पास बहुत लिमिटेड थी। इट वाज एन एक्सीलेंट टूल और कई लोगों की जानें बची। इट वाज एनेक्डोटल एविडेंस। उसके बाद कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसमें बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। उसने दिखाया है कि प्लाज्मा थेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं है, पर एक भी स्टडी ने इससे नुकसान नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन नहीं है, आपके हाथ में टूल्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, तो डॉक्टर्स को अलाउड होना चाहिए अगर इंडिविजुअल डिस्क्रिपेंसी भी लेना चाहें। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो मैं नवंबर में बात करी थी, जो बाइडेन को भी मिली थी, जो कि इलाई लिली और रोश बनाती हैं, अगर वो माइल्ड डिजीज में लग जाए तो वो सीवियरिटी की तरफ बढ़ने से बचा लेती हैं। प्लाज्मा थेरेपी सीवियर पेशेंट्स में हमने यहाँ पर भी यूज किया था। अब उसके ट्रेंड्स कम हैं। अब हमारे पास और टूल्स हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और तब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का हम यूज मॉडरेट पेशेंट्स में भी ट्रायल पे देख रहे हैं, जो कि काम कर रहा है। तो टूल्स हैव इंक्रीज्ड। ये इवॉल्विंग वायरस है, हम इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब तो चीजें चेंज हो रही हैं बहुत तेजी से। लेकिन अगर डॉक्टर्स के इंडिविजुअल प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट है, जिसे एनेक्डोटल एविडेंस मेडिकल लिटरेचर में बोलते हैं, तो आई थिंक दे शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ लेवरेज टू वर्क विद इट। ठीक है डॉक्टर रेणु, क्या बच्चों को अगर कोरोना हो रहा है और कम आयु के बच्चे हैं, 12 साल, 14 साल या 16 साल के बच्चे, तो क्या उनके ऊपर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या प्लाज्मा थेरेपी आप ज़्यादा सेफ मानती हैं, या डॉक्टर को ये फैसला लेना होगा स्थिति देखकर पेशेंट की? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे से डिस्कशन हो रहा था हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप में जी। हम लोग को वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग स्टेरॉइड, शॉर्ट शार्प कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स बोलते हैं इसको, 3 से 5 दिन तक रेगुलरली यूज करते हैं। जैसे बच्चा एस्थमा से आ गया, या एक्सेमा उसका फ्लेयर अप हो गया, या क्रूप हो गया, पर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं जैसे आर्थराइटिस हुई, या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, या उस टाइप की बीमारियों में। तो अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट का रिस्क है। पर शॉर्ट शार्प कोर्स ऑफ स्टेरॉइड अगर राइट टाइम पे दिया जाए, आई कांट फाइंड अ रीजन व्हाई इट विल नॉट इम्प्रूव द आउटकम,
और बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन भी प्रिवेंट होगा। पर ये इम्पोर्टेंट है कि राइट टाइम पे यूज करें और उसके कोई साइड इफेक्ट्स हम नहीं यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो और ये रेगुलरली यूज होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कि इंडिया में इन्फेक्शन के रिस्क से बहुत हेजिटेंट है वहाँ पे काफी लोग, बिकॉज उनको लगता है कि बच्चे को साइड इफेक्ट हो गया, छोटा है, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, बट देन यू मिस द बोट ऑफ ट्रीटिंग इट। ओके डॉक्टर विजय, अगर एक प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को कोरोना हो जाता है तो क्या स्टेरॉइड्स उसके लिए सुरक्षित हैं? हाँ, और वही मैं कहना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बेसिकली वही है जो कोई नॉन प्रेग्नेंट कोविड के लिए पेशेंट के लिए यूज करते हैं। आपको सिर्फ ये हमेशा कोई भी मेडिसिन हो उसका बेनिफिट वर्सेस रिस्क देखना पड़ता है। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं कोविड के, जब उनको सीवियर डिजीज हो जाता है क्योंकि उनको बहुत सांस लेने में तकलीफ होती है, उस समय पर ये बहुत जरूरी है कि आप बेनिफिट्स देखें और रिस्क बहुत कम है, मोस्ट मेडिकेशंस के रिस्क बहुत कम है। इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं, वेंटिलेशन हो, एक ऑक्सीजन हो, जो बेसिक दवाइयां जैसे स्टीरॉइड्स हो जो यूज की जाती हैं, वो तो तकरीबन वही रहेंगी। सिर्फ आपको उनकी सीवियरिटी लेवल पे जैसे जैसे डिजीज सीवियर बनता जाएगा शायद थोड़ी सी डिफरेंट मेडिसिन यूज करनी पड़ेंगी, और वो डिस्कशन सब एक्सपर्ट्स में होता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जहां 2 पेशेंट्स होते हैं, माँ होती है, बच्चा होता है। तब उस समय पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनाएंगे, जैसे कि कोई फिजिशियन हो, कोई बच्चे का मतलब कुल मिलाकर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है वो उस गर्भवती महिला की इस बीमारी से लड़ेगी और जो बेहतरीन उपचार होगा वो उसको पहुंचाया जाए। कोविशील्ड वैक्सीन अब पहली डोज के बाद 12 से 14 हफ्तों में आप लगवा सकते हैं दूसरी डोज। क्या इस फैसले को आप सही मानते हैं? पहले 28 दिन पे लग रही थी। नमस्कार, देखिए पहले तो जो डाटा हमारे पास 3 महीने, अभी से नहीं 3 महीने पहले आया, मैंने शो पे भी बोला था, कोविशील्ड को एक्सटेंड बिल्कुल किया जा सकता है। 8 to 12 वीक्स ऑप्टिमल टाइम है। मैटर ऑफ फैक्ट 12 वीक्स के अंदर 77% के करीब एफिकेसी देखती है। बिल्कुल सही डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं और 100 वैक्सीन्स हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 50 लोगों को फुली वैक्सीनेट करिए और उनके अंदर 77-78% एफिकेसी दीजिए, या आप 100 लोगों को पार्शियली वैक्सीनेट करके 50-55% जो अब दिख रहा है कोविशील्ड की है 1 डोज के बाद, वो करिए। तो पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंगली सेकंड स्ट्रेटजी इज बेटर, जिससे आप ज्यादा लोगों को एटलीस्ट पार्शियली वैक्सीनेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत मेरे पास डॉक्टर धीरज समय इतना ही, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, पर मुझे यहाँ पर अब इस शो को खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही डॉक्टर्स का हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।